नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। वैसे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकाल लेते हैं। बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि नॉर्मल्स से टेंजेंट और टेंजेंट से नॉर्मल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो किसी एक का स्लोप अगर हमें पता है तो दूसरे का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे टेंजेंट के हमने 3 फॉर्म पढ़े, सर्कल में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा और एलिप्स में पढ़ा। पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में कोई एक पॉइंट उस कर्व पे गिवन होगा, स्लोप में हमें एम के टर्म में बताना है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा के फॉर्म में, पैराबोला है तो ए स्क्वायर 280 के फॉर्म में, और एलिप्स है तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के फॉर्म में। तो वही हम 3 फॉर्म यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हेडिंग लिख लेते हैं, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट जो है वो x1 y1 उस कर्व पे लाई करेगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा एक एलिप्स हो गया और यहाँ पर कोई एक पॉइंट P होगा, इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये P पॉइंट x1 y1 है, और इसी पे फिर एक नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये एक हो जाता है नॉर्मल Pn। ये PT टेंजेंट है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या हो जाता है नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको पता ही है। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x को x1 से रिप्लेस करते हैं, y को y1 से रिप्लेस करते हैं इक्वल टू 1 करके। यहाँ से हम इसको y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 करके y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई y1 प्लस बी स्क्वायर बाई y1, और इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, m से जब कंपेयर करेंगे आप तो x का कोफिशिएंट माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी माइनस तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m, तो ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से हम जो रिज़ल्ट जिस तरीके से याद रखते हैं वो ये है, y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो बी स्क्वायर के साथ y माइनस y1 आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के साथ x माइनस x1 आ जाएगा, और यहाँ पर y माइनस y1 के अपॉन में y1 आ जाएगा और इसके अपॉन में x1, और फिर अपॉन के अपॉन में भेज दिया। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है हमारी, y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला था पॉइंट फॉर्म में स्लोप
पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म इज x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। चाहे तो आप इसको याद कर लें या तो इसका मेथड सीख लें, थोड़ा स्पीड से करेंगे तो जल्दी आ भी जाएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया पॉइंट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेकेंड हो जाएगा स्लोप फॉर्म। तो सेकेंड लिख लेते हैं। स्लोप फॉर्म में क्या होगा, अब मैं सबके सीधे सीधे फार्मूले लिख देता हूँ क्योंकि मैथड आपको बता दिया मैंने। क्या करेंगे, पहले टेंजेंट का हम स्लोप निकाल लेंगे, और जब टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, और जब नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ स्लोप, स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट y इक्वल टू mx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। इसलिए जो है ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फॉर्मूले कई सारे वैसे भी हैं ऑलरेडी हमारे पास। तो हम कर भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको पता है स्लोप फॉर्म में, उससे स्लोप आ जाएगा, और फिर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, फिर नॉर्मल की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में लिख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी बोलते हैं। ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। चाहे ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। ओके, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैसे आया, तो ये भी कर चुके हैं हम लोग। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, उसी में वैल्यू पुट कर देते हैं बी स्क्वायर की, तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना कैसे, पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के पहले टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, उससे हमारा स्लोप आ जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा। और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा।
तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा से x1 y1 जो पता चल गया, और फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गई होगी बात आपको कैसे सॉल्व करना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। पहले हम इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आती है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एक्स की जगह पे एक्स और एक्स वन की जगह पर ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, वाई वाई वन की जगह पर बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। बी से बी और ए से ए कट हो जाएगा, तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी। अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ए वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए बी। और जैसे ही आप इसको ए साइन थीटा से डिवाइड करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। और जैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, x1 y1 हमारे पास है, फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, सीधे यहाँ पहुँच जाएगी। इसीलिए नॉर्मल के जो है वो हम फॉर्मूले कम याद करते हैं, हम सिर्फ टेंजेंट्स के याद रखते हैं। और अगर हमारी मेमोरी शार्प है तो हम याद कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, पहले हमें इतना प्रोसेस करके निकालना पड़ता है। हम डायरेक्ट लर्न करके बैठे हैं तो हम टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल्स के ये तीन फॉर्म हो गए, जैसे हमने टेंजेंट्स के तीन फॉर्म पढ़े थे, इसी तरीके से ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। क्वेश्चन लिख लेते हैं जो जेई में पूछा गया उससे रिलेटेड, नॉर्मल से रिलेटेड। इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि हमें पॉइंट दिए है और कर्व दिया है और कहते हैं नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, ये तो कोई भी कर लेगा। स्लोप दिया है तो कह रहे नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए और कहते हैं नॉर्मल की बताओ, तो वो तो कर लेंगे कोई भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ये कभी पहले आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन passes through out extremity of the minor axis, then ई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, √5 माइनस वन अपॉन टू, वन माइनस √5 अपॉन टू, टू प्लस √5 अपॉन टू, और डी है नन। देखिए आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े और इसमें नॉर्मल्स के बारे में जो कह रहा है, पहले नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। उसने क्या बोला है कि नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एलिप्स के, वहाँ से एक नॉर्मल प्लॉट करना है।
और वो जो है वो माइनर एक्सिस से पास होता है। तो एलिप्स का माइनर एक्सिस कहाँ पर होता है वो। और फिर जो है नॉर्मल की इक्वेशन पहले निकाले, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए से। ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए क्या है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन और उसको पास करा देंगे माइनर एक्सिस से 0 कॉमा बी या 0 कॉमा माइनस बी जहाँ से पास होगा, फिर हमें ई की वैल्यू मिलेगी। देखें आप एक बार ट्राई करें, डायग्राम बनाएं इसका, समझें थोड़ा। चलिए देख लेते हैं तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या हमको गिवन है, एक इलिप्स गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया, ये हमारा इलिप्स हो गया। और ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। इसने बोला है कि जो लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एल एल डैश। एल और एल डैश जो है, एल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से एक नॉर्मल प्लॉट करना है और वो नॉर्मल जो है वो माइनर एक्सिस से पास होता है एंड पॉइंट से। तो अगर ये नॉर्मल हमारा कुछ इस टाइप से जा रहा है तो ये टेंजेंट हो गई यहाँ पर, और इसी ने एक नॉर्मल प्लॉट किया और ये नॉर्मल जो है वो यहाँ से 0 कॉमा बी से पास किया। ये नॉर्मल 0 कॉमा बी से पास करता हुआ जा रहा है। तो ये नॉर्मल है। या अगर हम यहाँ से पास कराते हैं तो वो 0 कॉमा बी से पास होता है ऊपर से। भाई हमें पता है ना ये बी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस। ये 0 कॉमा बी होता है, बी डैश क्या होता है, 0 कॉमा माइनस बी। इसके ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन है। तो अगर नॉर्मल यहाँ से पास किया तो इधर से चला गया। अगर कोई कहता है कि भाई नॉर्मल यहाँ से क्यों नहीं पास किया, तो यहाँ से भी कर सकते थे, तो उसको 0 कॉमा माइनस बी से पास करा देते। बात वही होती, सेम मेथड से आ जाता। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। और x1 y1 जो है वो ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो x1 की जगह ए और ए अपॉन ए स्क्वायर, और y माइनस वाई वन की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए, वाई वन की जगह पर बी स्क्वायर अपॉन ए और अपॉन में बी स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर ए से ए कट हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, x माइनस, अच्छा ये देखिए अपॉन में एक a जो है वो एक अपॉन में a यहाँ पर बच रहा है और एक अपॉन a में यहाँ पर बच रहा है, ये भी कट हो गया। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x माइनस ए अपॉन ई वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। x माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पार्ट कट हो गया। वाई वन की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए थी, वो हमने कट कर दिया। अब ये जो है कहाँ से पास करता है, इट पासेस थ्रू 0 कॉमा माइनस बी। ये 0 कॉमा माइनस बी से पास कर रहा है। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू पुट कर देते, तो x की वैल्यू 0, ए अपॉन ई इक्वल टू वाई की जगह माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। ई से ई तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, सबको वन साइड ले आते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें तो बोला भाई इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो ए और बी में रिलेशन आ गया। तो एक बार लॉन्ग क्वेश्चन जो है मल्टीपल करेक्ट चॉइस में ए और बी में रिलेशन करके एक ये भी क्वेश्चन था उसमें। एक तो ये पार्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि ए बी में रिलेशन अगर कभी ऑप्शन ज़्यादा बनाए जाएंगे मोर देन वन के, तो एक ऑप्शन इनमें से ये भी करेक्ट होगा कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इनको चेंज करके हमें ई चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। एक तो ए से एक कट हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इक्वल टू बी। अब हमें बी ए और ई में रिलेशन जो होता है वो तो ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, ए स्क्वायर ई टू द पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, वो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर 4, ए स्क्वायर ई टू द पावर 4, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए की पावर 4 कट हो जाएगा, लेकिन ए की पावर 4 नहीं, ए स्क्वायर कट हो जाएगा, सॉरी। तो ये e टू द पावर 4 को बचा देते हैं, ए स्क्वायर कट हो गया। तो e टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बाई क्वाड्रेटिक बन गई ई के टर्म में। ये जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मेन में इतने लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -1। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 1 है, ए 1 है, बी 1 है और सी -1। कंपेयर कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस के साथ 2a। तो -1 प्लस माइनस रूट 5/2। ई स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 प्लस रूट 5 होगी और या तो 1 माइनस रूट 5। अच्छा -1 है साथ में यहाँ पर, -1 प्लस माइनस रूट 5। तो देखिए एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव। तो ई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस रूट 5/2 और ई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 5/2। तो क्या ये दोनों पॉसिबल है कि इनमें से कोई एक ही पॉसिबल होगी? क्या -1 माइनस रूट 5/2 भी पॉसिबल है? ये तो एक नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है ना, और ई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और ये जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नेगेटिव क्वांटिटी का तो अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हमें आंसर दिया हुआ था वो है ई स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/2। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन है रूट 5 माइनस 1/2। इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है जेई में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एडवांस का है। इसमें जो है एक रिलेशन ये भी पूछा गया था कि b इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ऐसे करके ऑप्शन भी आया हुआ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इम्पॉर्टेंट है।
भाई ये ऑप्शन बना सकते हैं, वो ये ऑप्शन बना और एक ई स्क्वायर वाला तो ये ऑप्शन बनाया ही इन्होंने। तो ये काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है। नॉर्मल जो है वो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम से पास करेगा और बाद में 0, b से पास कर रहा है, 0, -b या 0, b से, तो उसको सेटिस्फाई करा के इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। और ए बी और ई में रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है। ये सारे ऑप्शन का पार्ट बन सकते हैं और बने हैं। है कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है जी की प्रीवियस ईयर का, उसको करते हैं। तो आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखी थी। आज हम देखेंगे कि अगर कोई लाइन नॉर्मल है तो क्या होगा। उसके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका पूरा एक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, इफ द लाइन Lx plus My plus n equal to 0 be a normal to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then a b l m n, इन सब में कुछ ऑप्शन बना के रिलेशन दिए हुए थे। ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और डी ऑप्शन में है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। कह रहा है ये जो लाइन है ये एक नॉर्मल है एलिप्स की, तो ए बी एल एम एन में क्या आपस में रिलेशन होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यही कंडीशन होता कि ये टेंजेंट है तो बहुत इजी हो जाता। क्या करते हैं, लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं, और एलिप्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हमारी कंडीशन बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लाइन जो है वो एलिप्स को टच नहीं कर रही है, वो नॉर्मल है इसकी। यानी ये लाइन जो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है, ये इस एलिप्स का नॉर्मल है। तो एक तो नॉर्मल की इक्वेशन ये हो जाएगी। एक नॉर्मल की इक्वेशन और हमें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में अभी हमने देखा, ए एक्स एक्स थीटा माइनस बी वाई कॉस एक्स थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभी हमने देखा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसको कई बार कॉस और साइन के टर्म में भी लिख लेते हैं, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही नॉर्मल की इक्वेशन से जो है, एक नॉर्मल की इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी हम और एक ले लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये भी एक एडवांस का अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो एक तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हमारे पास है ही, और एक हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में अभी हमने नॉर्मल का इक्वेशन देखा, वो था ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, वो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो। एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ये इक्वल टू एन गिवन हुआ है, ये इक्वल टू एन है। तो एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन है, नहीं तो फिर ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन गिवन है। ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और ये दूसरी जो है वो गिवन है, ये तो नॉर्मल की इक्वेशन है ही। दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करा लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, और हमने टेस्ट में भी पढ़ा था कि अगर दो लाइन सेम लाइन है तो फिर उनके जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट, वो इक्वेट कर देते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लाइन 1 एंड लाइन 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो इनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट करा देते हैं। x का कोफिशिएंट है a सेक थीटा, और दूसरे में x का कोफिशिएंट है l। y का कोफिशिएंट है माइनस b कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई n, और तीसरे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन n। यहाँ से पहले हम एक को कांस्टेंट के इक्वल करें और एक बार दूसरे को कांस्टेंट के इक्वल करें, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो a अपॉन एल सेक थीटा को जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन के इक्वल करेंगे, और एक बार माइनस बी अपॉन एम कॉसेक थीटा को जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन के इक्वल करेंगे। तो अगर सेक और कॉसेक हमें दिखता है तो हम इसको कॉस और साइन में ब्रेक कर लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें कॉस थीटा इक्वल टू, तो सेक को 1/कॉस लिख सकते हैं, a अपॉन एल इंटू 1/कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो an अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू दूसरे वाले से निकल आएगी, दूसरे से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की आ गई a स्क्वायर an अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल। दूसरे से साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन एम 1 साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी एन अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू एम। अब अगर हमारे पास साइन और कॉस में दो इक्वेशन मिलती हैं तो हम शुरू से ट्रिग्नोमेट्री में बल्कि 10 से ही समझते आए हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन साइन और कॉस में है और उसमें से थीटा को एलिमिनेट करना है तो हम स्क्वायरिंग करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन, ये सेकेंड, बल्कि ये थर्ड हो जाएगी।
और ये फोर्थ हो गई। यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हम पहले ही लेट कर चुके हैं। तो स्क्वायरिंग कर दिया और ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एम स्क्वायर। और ये 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू ये हमारा रिजल्ट आ गया, ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमें जो चाहिए वो क्या है, ए स्क्वायर के अपॉन में एल स्क्वायर चाहिए और बी स्क्वायर के अपॉन में एम स्क्वायर। तो ए के साथ एल को अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और इसके साथ कॉमन क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर ये है और अपॉन में एल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर, दोनों में एन स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैच कर लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन है, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आज बात समझ में क्या किया हमने, जब भी कभी हमें नॉर्मल का केस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल की इक्वेशन तो हमें गिवन है कि ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म से ले लेंगे। तो कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में एक इक्वेशन मिल गई, और एक ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन में है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिकल लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन सेम है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ से हमने क्या किया, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हाइपरबोला में भी आपको मिलेगा, बस वो वहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन देंगे। तो हाइपरबोला के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो a सेक थीटा और b टेन थीटा होंगे। तो फिर उनको उससे भी हम सेक और टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उनको स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा अपनी तरफ से कि कब हमें स्क्वायर करके ऐड करना है और कब जो है वो सब्सट्रैक्ट करना है। जब साइन और कॉस का केस होगा तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सेक और टेन और कॉसेक और कॉट का केस होगा तो स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये वहाँ हाइपरबोला में भी मिलेगा, याद रखना। तो ये नॉर्मल की एक क्वेश्चन और हो गया। ये नॉर्मल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको और देख लेते हैं, और उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पैराबोला में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो है एलिप्स में भी है। पैराबोला में हमने पढ़ा था ना कि अगर जाती है किसी भी उससे तो वो फोकस से पास करती है, वैसी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। तो इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी, राइट डाउन। और ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल से ही रिलेटेड है, इसलिए नॉर्मल के साथ साथ इसको भी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है। पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर इसको थोड़ा डिराइव करेंगे, बाद में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लिखेंगे कि क्या होती है और कहाँ से क्या हमको याद रखना है। हमने एक इक्वेशन लेट कर लिया एलिप्स की, जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस पर एक नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन भी हमें पता है, अभी हमने किया x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। पहले यहाँ तक काम करते हैं और फिर अभी हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये हमारा एक एलिप्स हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है जिसके हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, PT या कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। हमने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इस P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे हम, तो उस नॉर्मल को हमने ये ले लिया, ये नॉर्मल हो गया PL, और ये जो है फोकाई हो गए दो, S और S डैश। ये S हो गया और ये S डैश। ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एलिप्स में दो फोकाई होंगे, S और S डैश। S के कोऑर्डिनेट AE, 0 और S डैश के -AE, 0। इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं, तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा PS और S डैश। इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। ये कोई एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं कि ये G पॉइंट है कोई। ठीक है, अब जरा इस G देखिए, इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि इसके AE, 0 है, इसके -AE, 0 है। G के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो G के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में अभी हमने नॉर्मल की इक्वेशन देखी और प्रूव भी किया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई और ये नॉर्मल की हुई। अब ये जो नॉर्मल है, हमें इस G के कोऑर्डिनेट चाहिए। हम G के भी निकाल सकते हैं और N के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हमें G के कोऑर्डिनेट पहले निकालने हैं। तो G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि नॉर्मल जो है वो किस एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कि वाई एक्सिस को। तो अगर हमें G के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक्स एक्सिस को कट कराना पड़ेगा, और अगर N के कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई एक्सिस को कट कराना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करता है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जैसी y की वैल्यू 0 आप यहाँ पर रखेंगे अपनी इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन, तो y की जगह 0, वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, तो y1 से y1 कट हो गया।
तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स वन। ये तो आ जाएगी वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। यहाँ से अगर हम x1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ लिख लेते हैं, वी नो दैट, अभी हमने डिराइव भी किया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो वो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया तो x इक्वल टू आ गया x1 इंटू ई स्क्वायर। तो अब फिर डायग्राम के पास चलते हैं कि ये x की वैल्यू क्या है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, कौन सी लेंथ, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है g के, तो उस g के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस g के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू आई है ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा ज़ीरो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की OG जो लेंथ है वो ई स्क्वायर एक्स वन आ गई, और OS की जो लेंथ है वो ए ही है। OG की लेंथ जो है वो आ गई हमारे पास ई स्क्वायर एक्स वन, और OS की जो लेंथ है वो हमारे पास है ए ई, क्योंकि ए ई कॉमा ज़ीरो उसके कोऑर्डिनेट है। तो हमें ज़रा ये लेंथ चाहिए, ये जो बची हुई लेंथ एस जी है, इस एस जी की लेंथ क्या हो जाएगी। एस जी की लेंथ अगर हमें चाहिए तो एस जी की लेंथ हमें चाहिए तो हम क्या करें, ओ एस की लेंथ में से ओ जी की लेंथ को माइनस कर देते हैं, तो एस जी की लेंथ नहीं आ जाएगी। ओ एस की लेंथ है ए ई माइनस ओ जी की लेंथ है ई स्क्वायर एक्स वन। ई कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ई एक्स वन। एस जी की वैल्यू क्या आ गई, ई ए माइनस ई एक्स वन किसकी वैल्यू होती है, ये कौन बताएगा, ए माइनस ई एक्स वन। ये मैंने जिस दिन चार्ट बनाया था उस दिन ए माइनस ई एक्स वन के बारे में बात हुई थी हमारी, कि एक ई माइनस ए एक्स वन आता था और एक ए प्लस ई एक्स वन आता था। एक पी एस की वैल्यू होती थी और एक पी एस डैश की वैल्यू होती थी। दोनों को जब प्लस कर देते थे तो पी एस प्लस पी एस डैश 2a के इक्वल आ जाता था। तो ये फोकल डिस्टेंस होती है पी से एस की डिस्टेंस, ए माइनस ई एक्स वन। तो एस जी की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू पी एस। एस जी की वैल्यू आ गई ई इंटू पी एस। ये यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया कि एस जी इक्वल टू क्या हमने प्रूव कर दिया, ई टाइम्स पी एस। एस जी की वैल्यू हमने प्रूव कर दिया ई टाइम्स पी एस। जैसे हमने एस जी की वैल्यू ई टाइम्स पी एस प्रूव किया है, सिमिलरली वैसे ही हम जो एस जी के साथ एस जी डैश है, एस जी डैश नहीं जी एस डैश, क्योंकि एस डैश है ना, एस जी तो सेम है, एस और एस डैश अलग है, तो ये ई पी एस डैश हो जाएगी सेम मेथड से बिल्कुल। जैसे हमने एस जी की वैल्यू ई पी एस प्रूव किया है, एस जी की वैल्यू ई पी एस, वैसी एस डैश जी की वैल्यू ई पी एस डैश हो जाएगी। सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ कर रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा 10th क्लास की थ्योरम का एक यूज़ होगा जो हम कई बार अपने क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं।
उसका भी यूज़ होगा यहाँ। एक से दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को डिवाइड कर दो। एस जी अपॉन एस डैश जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पी एस अपॉन ई पी एस डैश। तो ई से ई तो कट हो जाएगा, एस जी अपॉन एस डैश जी इक्वल टू पी एस अपॉन पी एस डैश। ये कौन सी थ्योरम है, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा ये कौन सी थ्योरम है। कि अगर दो साइड्स का रेशियो जो है वो रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो के इक्वल है। एक मिनट में डायग्राम में दिखा देता हूँ। एस जी और एस डैश जी, ये यहाँ पर एस जी और एस डैश जी इक्वल टू पी एस और पी एस डैश। और इसको हम यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, बार बार क्यों ऊपर जाना देखने के लिए। यहाँ एक कोई पॉइंट P यहाँ पर है, एक कोई पॉइंट S है यहाँ पर, और ये यहाँ पर G है, और यहाँ पर कोई पॉइंट जो है वो S डैश है। एस जी अपॉन एस डैश जी इक्वल टू पी एस अपॉन पी एस डैश। ये पी एस ले रहा है तो ये पी एस डैश ले रहा है। दो साइड्स का जो रेशियो है उनके अपोजिट साइड्स के रेशियो के इक्वल है। उनके जो उनके एंगल है ना, जैसे ये हमने दो साइड्स लिए तो उनको बनाने वाला एंगल एक ये वाला हो गया और एक ये एंगल हो गया, तो इनके एंगल के अपोजिट साइड्स के रेशियो के इक्वल हो गया। तो इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, किसी को याद है इस थ्योरम को क्या बोलते हैं। अगर ये ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये एंगल जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये डी है, तो इस एंगल्स को बनाने वाली जो साइड्स है ए बी और ए सी, इनका जो रेशियो होता है वो उनके एंगल के अपोजिट साइड जो है बी डी और डी सी के रेशियो के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जे वाले इसका बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 10th क्लास की थ्योरम है, इसका डेरिवेशन भी है, 10th में आपने किया भी होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने बताया भी है कई बार, इसके बारे में बात की है हमारी। तो एस जी अपॉन एस डैश जी इक्वल टू पी एस अपॉन पी एस डैश। पी एस पहली वाली साइड को बनाने वाली, फिर पी एस डैश हो गई इक्वल टू एस जी हो गया, और उनके अपोजिट एस डैश जी हो गया। यानी कि अगर ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हमने उल्टा ले लिया ना, कन्वर्स ले लिया, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यहाँ हमने साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। यानी कि जो लाइन PG है, जो PG लाइन है, ये बाइसेक्टर है एंगल SPS डैश का। तो लिख लेते हैं PG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल SPS डैश। Then PG is bisector of angle SPS dash। और अगर ये बाइसेक्टर्स हो गए तो टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो, ये टेंजेंट हो गई PT, जो हमारी ये लाइन थी टेंजेंट, और ये नॉर्मल थी। अब यहीं से बन जाती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, बन जाती है। जैसे वहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखी थी वैसी सेम यहाँ पर भी बन जाएगी कि अगर कोई एक एलिप्स हमारे पास है तो कोई भी इनकमिंग रे अगर किसी एक फोकस से पास हो रही है और स्ट्राइक करने के बाद
किसी कॉनकेव साइड से टकराएगी इलिप्स के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा दूसरे फोकस से पास करेगी। ये है इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। लिख लेते हैं ये भी इसी में नीचे करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इफ इनकमिंग passes through focus S डैश या फिर S और S डैश strike the concave side of ellipse, the after reflection it will pass through other focus। मतलब अगर ए कॉमा जीरो से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनस ए कॉमा जीरो से पास होगी, और अगर माइनस ए कॉमा जीरो से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लस ए कॉमा जीरो से पास करेगी। ठीक है, बात क्लियर है। अगर वो ए कॉमा जीरो से जा रही है तो माइनस ए कॉमा जीरो से पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और अगर माइनस ए कॉमा जीरो से कोई रे पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लस ए कॉमा जीरो से पास करेगी। इसका एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ये हमारे पास एक इलिप्स हो गया। यहाँ पर हम S और S डैश ले लेते हैं, ये S है और ये S डैश है। अगर कोई रे जो है वो यहाँ से पास कर रही है, सपोज करिए यहाँ से पास कर रही है, तो यहाँ से पास करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद फिर उसको हमेशा किससे पास होना है, दूसरे फोकस से पास करना है। ठीक है, ये दूसरे फोकस से ऑटोमेटिकली पास होगी। इसको हम चाहे तो इसी कलर से करें कि ये यहाँ से गई तो फिर ये पास होके यहाँ तक जाएगी। मतलब एक फोकस से अगर पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको दूसरे फोकस पे जाना होगा। ठीक है, अगर मान लिया किसी ने बोला कि भाई यहाँ से पास कर रही है ये, अगर कोई रे इधर से जा रही है ये, तो इसको भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको यहीं से पास होना होगा। एक से अगर जाएगी तो दूसरे से उसको पास होना ही पड़ेगा। कोई लाइन यहाँ से जा रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको यहाँ से पास करना होगा। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि हमें एक पॉइंट दिया होगा, दूसरा पॉइंट नहीं पता होगा, लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ए कॉमा जीरो से पास कर रही है और दूसरा रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनस ए कॉमा जीरो से भी पास करेगी। तो इसलिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। बस हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी एक से पास करेगी तो दूसरे से भी पास करेगी। एक फोकस से जा रही है तो दूसरे से भी पास होगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जैसे वहाँ पर था कि किसी भी कर्व से अगर इंसिडेंट रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होती थी। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
ये यहाँ पर यही तो बताया गया ना कि ये नॉर्मल बन गया, जो पी एन है वो नॉर्मल हो गया। देखिए ये जो अभी हमने कहानी पूरी देखी ये आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो है ये इंसिडेंट रे हुई, ये नॉर्मल हो गया, जो पी एन है वो नॉर्मल हो गया, और ये पी एस जो है वो रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे और ये जाके रिफ्लेक्ट कर गई, ये दोनों एंगल थीटा सेम हो गए। तो ये हमने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये आई इंसिडेंट और ये आर होता है, और ये दोनों सेम होते हैं। तो वही यहाँ पर भी हुआ कि ये जो ये लाइन थी ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाली जो पी एस डैश थी, और ये नॉर्मल हो गया पी एन। ये पी एन जो है यहाँ पर ये नॉर्मल का काम कर रहा है, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो है रिफ्लेक्ट करके चली गई, दोनों एंगल सेम हो गए, तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बन गई इसकी। तो है कोई प्रॉब्लम देखिए और इसको बताइए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इसका आएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ नॉर्मल एट पी इफ नॉर्मल एट पी और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3√3/2 मीट्स द मेजर एक्सिस of ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1 at Q, and S dash are the foci of given ellipse, then find the ratio of SQ and SQ S dash Q। SQ और S dash Q का जो है वो रेशियो हमको बताना है क्या होगा। एक बार डायग्राम ड्रॉ करें आप। एक कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, 2,3√3/2 से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है हमको, और वो नॉर्मल जो है Q पॉइंट पे कट करेगा। जैसे यहाँ पर हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो G पे कट कर रहा था, मेजर एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा था, G पर। ये नॉर्मल PN था ना, तो जो PN G के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे, तो वही G जो यहाँ पर है वो Q का काम कर रहा है। तो हमें जो है वो रेशियो बताना है SQ और S डैश Q का। जो हमने यहाँ पे GS और GS डैश का निकाला है ना, वही हमें रेशियो इसका भी चाहिए। सब कुछ अभी हमने क्वेश्चन में किया हुआ।
हो जाएगा सॉल्व कि नहीं? देखिए एक कोई पॉइंट हमारे पास P है, ये हमने एक एलिप्स ले लिया, यहाँ पर ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3√3/2 है। टेंजेंट ये हो जाएगी और इसी टेंजेंट पे एक हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है जो ये Q पे कट कर रहा है। ये S हो गया और ये S डैश हो गया। हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। a ग्रेटर देन b है तो पहले e फाइंड आउट कर लेते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू 16 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9/16 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 माइनस 9 7/16, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी √7/4। फोकाई के कोऑर्डिनेट पता चल गया, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4 और ई की वैल्यू है √7/4, तो प्लस माइनस √7,0, तो ये हो गया √7,0 और ये हो गया माइनस √7,0। अब हमें क्या चाहिए, एस क्यू और एस डैश का रेशियो चाहिए। ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने, हमें एस क्यू और एस डैश क्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी कि ये थीटा और ये थीटा सेम हो जाते हैं, तो एस क्यू और एस डैश क्यू का रेशियो पी एस और पी एस डैश के रेशियो के इक्वल हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखिए, अभी हमने यही तो किया, बस क्यू का नाम हमने यहाँ पर जी रखा था, उन्होंने क्वेश्चन में क्यू दे दिया, तो अभी हमने प्रूफ किया ना ये एस जी और एस डैश जी, तो एस क्यू अपॉन एस डैश क्यू, पी एस और पी एस डैश जी की जगह बस क्यू रख दिया है, तो पी एस और एस क्यू और एस डैश क्यू इक्वल टू पी एस और पी एस डैश की इक्वल हो जाएगा। एस क्यू अपॉन एस डैश क्यू इक्वल टू पी एस अपॉन पी एस डैश। तो क्या हम पी एस और पी एस डैश नहीं फाइंड आउट कर सकते, जबकि हमें पी भी पता है और एस भी पता है, पी भी पता है और पी एस डैश भी पता है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, हो जाएगा सॉल्व कि नहीं। पी एस और पी एस डैश की वैल्यू, पी पता है और एस पता है और एस डैश पता है, तो पी एस भी फाइंड आउट हो जाएगा और पी एस डैश भी फाइंड आउट हो जाएगा। 2 माइनस √7 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और पी एस डैश 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3√3/2 माइनस 0 का। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा एस क्यू और एस डैश क्यू का आंसर हमारा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी देखिए और बताइए, बहुत इजी सा काम है, अगर हमने ये कॉन्सेप्ट ढंग से किया हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी इसी पे बेस्ड थी। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, या ट्राई करेंगे इनको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12, which are perpendicular to the line y plus 2x equal to 4। आंसर इसका दे देते हैं 2y इक्वल टू x प्लस माइनस 4। दूसरा लिखते हैं अ टेंजेंट टू द ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 touches at point P on it in the first quadrant and meets the coordinate axis in capital A and B respectively. If P divides AB in the ratio 3:1, then find the equation of tangent. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको फाइंड आउट करके बताना है कि क्या होगी। एक और है जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है। A circle of radius r is concentric with the ellipse और इलिप्स अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया हुआ है, वही इसमें लगने वाला है। हमने पैराबोला में बात की थी कॉमन टेंजेंट की, सर्कल में बात की थी, वही कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक सर्कल और एक इलिप्स की कॉमन टेंजेंट बनानी है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट इज inclined to the major axis at an angle tan inverse under root r square minus b square whole divided by a square minus r square। tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। सर सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोलो। सर उसका आंसर, अच्छा सेकंड का आंसर, ओके। सेकंड का आंसर हमारा है बी एक्स प्लस रूट 3 ए वाई इक्वल टू 2ab। बी एक्स प्लस रूट 3 ए वाई इक्वल टू 2ab।
ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। तो